ओके, तो ये जो आज शीट नंबर 7 में ट्रांजैक्शन नंबर 36 पूछा गया है, तो मैं इसकी एंट्री कर रहा हूँ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, क्या कहना चाह रही तुम ये बताओ, क्या डाउट क्या है? सर इसमें जो गोपाल का लोन था वो कैसे? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो गोपाल का लोन है वो डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे, या डेबिट क्यों नहीं करेंगे, सवाल तो ये उठता है कि हमने इंटरेस्ट पे किया गोपाल के लोन पे, तो इंटरेस्ट। अच्छा, अब मुझे बताएं, अब मैं एक दो ट्रांजेक्शन सीरीज ऑफ कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड, उसके हिसाब से आप देखिएगा। बोरोड फ्रॉम गोपाल ₹30,000, हमने गोपाल से 30,000 रुपये बोरो किए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारा, इसकी एंट्री क्या होगी, हमने गोपाल से बोरो किया तो हमारे पास एंट्री हो जाएगी, गोपाल से उधार लिया हमने, तो कैश अकाउंट डेबिट गोपाल्स लोन, गोपाल का किराया, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और गोपाल के रेंट को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है आपका? एक सेकेंड, इसके अंदर मुझे एक सेटिंग में कुछ, ठीक है, हम गोपाल के किराए को गोपाल लोन को क्रेडिट करेंगे। दूसरी एंट्री में कर रहा हूँ, अब मैं दूसरी एंट्री कर रहा हूँ, इंटरेस्ट, ये 30,000 का लोन लिया हमने, ये 30,000 का लोन लिया हमने। अगर मैं अब इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पेड ऑन गोपाल्स लोन, गोपाल के लोन पर मैंने इंटरेस्ट पे किया 2,000 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि हमने गोपाल के लोन पर जब इंटरेस्ट पे किया है, तो क्या गोपाल का, मैं ब्याज दे रहा हूं, तो क्या इसकी एंट्री अगर मैं ये करता हूं गोपाल्स लोन टू कैश, तो इससे तो गोपाल का लोन कम हो जाएगा ना। मैंने क्या गोपाल का लोन चुकाया गया कि गोपाल के लोन पर हमने वो दिया, ब्याज दिया, तो गोपाल का लोन तो अभी उतना ही है, 30,000 का 30,000 है, वो तो कम हुआ नहीं, मैं तो इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो अगर मैं गोपाल के लोन को डेबिट कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे गोपाल के लोन को ऐसे डेबिट कर दूंगा जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो इसका मतलब गोपाल का लोन 2,000 रुपए से कम हो जाएगा। 2,000 से गोपाल का लोन कम नहीं हो रहा है, वो तो वही का उतना उतना है। गोपाल का लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दी है मैंने तो सिर्फ ब्याज चुकाया है, इसलिए यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा। आई कैन नॉट डेबिट गोपाल्स लोन, मैं कि यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट को डेबिट करना पड़ेगा। बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं है भाई आपको? मुझे इंटरेस्ट को मैं डेबिट करूंगा, गोपाल के लोन को डेबिट नहीं करूंगा। अगर मैं गोपाल के लोन को डेबिट करूंगा तो गोपाल का लोन कम हो जाएगा, गोपाल का लोन तो उतना ही है, उस पर तो मैं ब्याज दे रहा हूँ। ये बात क्लियर हुई? यस सर, यस सर। अब देखिए, इसके अंदर अब मैं थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूँ, एक चेंज ये कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ इंटरेस्ट चार्ज ऑन गोपाल्स लोन, गोपाल के लोन पर मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, कितना, 2,000 रुपए। अब चार्ज क्या है गोपाल के लोन पर इंटरेस्ट, तो मेरी इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो गोपाल लोन, अभी दिया नहीं है तो उसके लोन पर इंटरेस्ट चार्ज किया। यहाँ पर क्या होगा, अभी तो 30,000 तो उसको देना ही था, अब इसमें 2,000 रुपए इंटरेस्ट के भी जुड़ गए, 2,000 रुपए इंटरेस्ट के भी जुड़ गए। अब गोपाल का लोन बढ़ के 30,000 से 32,000 हो गया। अब मैं ये चार्ज करने के बाद आपसे कहता हूँ गोपाल लोन पेड ऑफ ₹10,000, 10,000 से हमने गोपाल का लोन पे कर दिया। तो अब मैं एंट्री करूंगा गोपाल लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, जिसके अंदर 2,000 इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, गोपाल लोन अकाउंट डेबिट कैश, जिसके अंदर 10,000 रुपए इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें 2,000 रुपए इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो मैंने गोपाल के लोन का 10,000 रुपए चुकाया, जिसके अंदर 2,000 रुपए ब्याज का लेकर है। तो यहाँ पर गोपाल के लोन के अंदर 2,000 रुपए जुड़ गए हैं, ऑलरेडी ऐड हो गए।
ये गोपाल के लोन के अंदर, ये गोपाल का लोन था 30,000 का, इसमें 2,000 रुपए इंटरेस्ट के जुड़ गए, अब 32,000 हो गया, फिर मैं उसमें से 10,000 रुपए दे रहा हूँ। और यहाँ पे ऐसा भी कहा जा सकता है, अगर मान लीजिए ये चीज, एक तो ये हुई, इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, ये इंटरेस्ट मैं नहीं चार्ज करता हूं, मैं एक अलग से ट्रांजैक्शन आपको देता हूं, दूसरा ट्रांजैक्शन मैं कहता हूं गोपाल्स लोन ₹10,000 paid off along with interest ₹2। हमने 10,000 गोपाल का लोन पे किया 2,000 इंटरेस्ट के साथ में, 2,000 इंटरेस्ट भी दिया साथ में और 10,000 का लोन पे किया। यहां पर हमारी एंट्री हो जाएगी गोपाल्स लोन डेबिट 10,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,000, क्योंकि लोन तो 2,000 का चुका है और इंटरेस्ट भी दिया, तो इंटरेस्ट तो अलग से, कैश 12। ये हमारी एंट्री जाएगी। तो गोपाल्स लोन डेबिट 10,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश 12,000। तो हम टोटल 12,000 रुपए चुका रहे हैं, जिसके अंदर 10,000 रुपए लोन का है और 2,000 रुपए इंटरेस्ट का। ये ऐसे, तो ये कुछ अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट्स हैं, इनको हम कर सकते हैं। मैं चाहूं तो इस एक एंट्री के जगह में 2 एंट्रीज भी कर सकता हूं। पहले मैं इंटरेस्ट लगाऊं, अब मैं यहाँ पे एक चीज कर सकता हूँ, इस एंट्री की जगह 2 एंट्री कर सकता हूँ। एक एंट्री में कर दूं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, गोपाल के लोन पर इंटरेस्ट लगाया मैंने 2,000 रुपए का, फिर मैं उसको 12,000 पे कर सकता हूँ। अब मैं अगर एंट्री करता हूँ गोपाल लोन अकाउंट डेबिट, तो ये भी कर सकता हूँ मैं। ये एक ऊपर वाली, ये जो दिस इज सिंगल एंट्री, यहाँ पे मैंने एक सिंगल एंट्री की। इस सिंगल एंट्री की जगह अगर मैं चाहूं तो मैं ये 2 एंट्रीज, पहले गोपाल के लोन में इंटरेस्ट जोड़ दूं, फिर गोपाल के लोन को मैं 12,000 से डेबिट कर दूं 2,000 इंटरेस्ट के साथ, तो ये भी एंट्री हो सकती है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, या ये वाला ऑप्शन ले लूं या फिर ये दोनों ऑप्शन है, नीचे के दोनों एंट्रीज ले लूं। दैट इज व्हाट इट इज। तो ऐसे हम कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो, कुछ हो तो पूछे मेरे को। 77, 78, 91, ओके। एक डाउट पूछा गया है, हाँ ये बताइए वाला पॉइंट क्लियर हुआ गोपाल, ये लोन वाला, इसके अंदर किसी को और कोई डाउट आ रहा है? नो सर, नो सर। सर ये इंटरेस्ट डेबिट टू गोपाल लोन वाले पॉइंट समझा दीजिए एक बार। देखिए ये क्या हुआ है कि मैंने पहले गोपाल के लोन में इंटरेस्ट जोड़ा है और फिर इंटरेस्ट और लोन दोनों एक साथ पे किया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोन का अमाउंट, इसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, मूलधन 10,000 का मूलधन मैं अलग पे कर रहा हूँ, ब्याज अलग दे रहा हूँ और फिर टोटल 12,000 दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एंट्री से मूलधन में ब्याज जोड़ दिया, फिर मैं पूरा 12,000 रुपए दे रहा हूँ, ब्याज और मूलधन दोनों मिला के। तो यहाँ मैं अलग अलग दे रहा हूँ, ऊपर मैंने जो एंट्री है मेरी, इसके अंदर मैंने यहाँ पे अलग अलग दिया, यहाँ पे लोन अलग है, इंटरेस्ट अलग। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट जोड़ दिया लोन में और फिर लोन को पे कर, कितना फर्क है बस। तो ये ऊपर वाली जो एक एंट्री है, इसकी जगह अगर मैं चाहूं तो ये 2 एंट्रीज भी कर सकता हूँ। ये कहने का मतलब है आई कैन डू दिस, या तो ये एक एंट्री सिंगल वाली एंट्री की जाए और या फिर ये दोनों एंट्रीज की जाए, एक ही बात है, ऐसे में किया जा सकता है। यस सर, ओके सर। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं आप अंशुल? Sir, 77, 78 or 91 question. 77. Office furniture worth ₹6,000 was destroyed by fire. और भाई हमारा 6,000 का फर्नीचर डिस्ट्रॉय होगा और इंश्योरेंस कंपनी ने 4,500 एक्सेप्ट किया,
फिर 78 इसी से जुड़ा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी ने वो पैसा दे दिया, पहले तो एक्सेप्ट किया फिर बाद में दिया उन्होंने। फिर ये 79 अलग अलग ट्रांजेक्शन है। ये ट्रांजेक्शन है कि 10,000 का डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने उसी समय दे दिया। तो ये 3 अलग अलग सिचुएशंस मैंने बताई। सर इसमें एंट्री 78 में ही होगी कि 76 और 77 में भी होगी? क्या चीज की एंट्री? ये एंट्री बनेगी ना सर इसमें इंश्योरेंस कंपनी की? नहीं, एंट्री यहाँ पे तो 78 में तो सिर्फ पैसे मिलने की एंट्री, यस सर। उसके अंदर सिर्फ पेमेंट मिलने की एंट्री है, बाकी नहीं। मैं यहाँ पे वो चीज क्लियर करता हूँ आपको, एक सेकंड। मैं यहाँ पे आ गया 76, ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। Now let me say this, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें करना क्या। 76 के अंदर आपने इंश्योरेंस कंपनी 6,000 का फर्नीचर गया, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया, तो 76 के अंदर आपको तो सिर्फ इतनी एंट्री करनी है डेबिट टू ऑफिस, 6,000 रुपए से ऑफिस फर्नीचर हमारा डिस्ट्रॉय और इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट कर दिया। ये इतनी एंट्री हमारी, ठीक है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। 76 में तो अब मैं आ रहा हूँ 77 में। 77 में क्या है, फर्नीचर 6,000 का डिस्ट्रॉय तो हुआ लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, ये तो सेम ही आ गया। तो ये तो सेम क्वेश्चन है। अच्छा ओके ओके, 77 में 6,000 में से 4,500 का क्लेम एक्सेप्ट किया, वो हो जाएगा लॉस बाय फायर डेबिट, ठीक है, 1,500 इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, $4,500 टू ऑफिस फर्नीचर। तो हमारे पास ये चीज हो जाएगी 77 में, ये हो जाएगा। तो 76 77 में कोई डाउट हो तो पूछेगा। नो सर। अब ये 78 ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, 78 ट्रांजैक्शन 77 से जुड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि जो ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, वो पैसा मिल गया आपको। तो भाई 78 के अंदर आप क्या लिखेंगे, 78 के अंदर आपने इंश्योरेंस तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बाकी और तो एंट्री नहीं करनी इसके अंदर। ये वाला जो पैसा है 4,500 रुपए, यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, ये पैसा यहाँ पर आपको मिल गया। ये इतना फर्क और कुछ नहीं। यस सर। ठीक है। 79 में क्या बोला है कि भाई 10,000 का फर्नीचर जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया पैसा, यहाँ पे एक्सेप्ट किया था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को एक्सेप्ट किया, मतलब दे देंगे, इंश्योरेंस कंपनी ने मंजूर किया कि हम दे देंगे, एक्सेप्ट किया, दिया नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया, कैश को या बैंक को डेबिट नहीं किया। बैंक को बाद में दिया जब बैंक में पैसा आ गया, लेकिन 79 तो कह रही है पैसा ही दे दिया उन्होंने, मतलब दे ही दिया, पेमेंट ही कर दिया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, जगह नहीं है मेरे पास, है ना। 79 वाले ट्रांजेक्शन में मैं एक साथ एंट्री भी कर सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो मुझे हिसाब से यहाँ पे 2 एंट्री आपको करनी चाहिए। पहले तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम वो करो, आप एक्सेप्ट करो, तो आपका यहाँ पे लॉस बाय फायर डेबिट, कितना लॉस हुआ 2,500 का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया बाकी का पैसा। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, मैंने कहा था ये लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, मैंने कहा था इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि बाद में एंट्री हम देखें 2 साल बाद 4 साल बाद तो कंफ्यूजन होगा अपने को ऑफिस। हाँ बोलिए सर, भावना को ऐड कर लीजिए। वो अब आ रही है क्या भावना? नो सर, शायद रिकनेक्ट हो गया था उसका।
एक ये एंट्री करे अपन ने, फिर दूसरी एंट्री हम कर सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी। कितना? 7,500। अगर मैं इसकी डायरेक्ट इन दोनों की एक कंबाइन एंट्री करना चाहूं, इन दोनों की मैं कंबाइन एंट्री करना चाहूं, कंबाइन एंट्री तो मेरी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 7,500, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,500, ऑफिस फर्नीचर। तो ये वाली 79th ट्रांजैक्शन के अंदर तो हम ये एंट्री डायरेक्टली कर सकते हैं, ये एंट्री डायरेक्टली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि ये एंट्री डायरेक्टली करने की बजाय आप इसको दो पार्ट में कीजिए, जिससे समझ में आए कि एंट्री बैंक क्यों डेबिट हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया। और लेकिन आप अगर ये एंट्री करते हैं वाली डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 79 तो यही कह रहा है कि आपके गुड फर्नीचर जल गया और 7,500 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दे दी, तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। और चाहो तो आप 79 की एंट्री को दो हिस्सों में भी बांट सकते हो, ऐसे वो आपके ऊपर, वो आपके ऊपर। एक एंट्री करनी है तो भी ठीक है, दो एंट्री करनी है तो भी ठीक है। 79 वाला ऐसे होगा ट्रांजेक्शंस। Is that okay? यस सर। Yes, sir. हाँ सर हाँ सर, कल आपने जी 76 वाली ट्रांजेक्शन की अलग अलग एंट्री करी थी दो, और आज एक नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने आपसे ही कहा कि इन सब चीजों में ना हम दो, जैसे यहाँ पे क्या गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, फिर आपने एक्सेप्ट किया। अब 76 ट्रांजेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो 76 ट्रांजेक्शन की भी मैं दो पार्ट में भी एंट्री कर सकता हूँ, सिंगल एंट्री भी कर सकता हूँ। आपका नेट इफेक्ट एंट्री के बाद में जो नेट जो प्रभाव है ना कुल, वो सेम होना चाहिए। मैं यहाँ पे चाहूँ तो 76 की लॉस बाय फायर को डेबिट करूं पहले 6,000 से, और फिर टू ऑफिस फर्नीचर को क्रेडिट कर दूं। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है क्लेम, तो बाद में मैं एंट्री कर दूं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए से, फिर लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर दूं। दो ऐसे एंट्री भी कर सकता हूँ, मेरी ये दोनों ये एंट्री भी सही है, और मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट एंट्री भी कर दूं, वो भी सही है। मैं इसकी डायरेक्ट एंट्री भी कर दूं, इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया ना क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफिस फर्नीचर, हाँ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू फंड, मैं डायरेक्ट एंट्री, दोनों का प्रभाव एक ही है, दोनों का असर तो एक ही दिख रहा है ना। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी लॉस बाय फायर डेबिट हुआ 6,000 से, यहाँ क्रेडिट हो गया 6,000 से, खत्म हो गया, बचा क्या? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर, तो मैं डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता हूँ। तो वो मैंने ये कहा था कि जैसे क्या होता है कि अकाउंट्स का एक चीज है कि आपको आज नहीं, आपको 5 साल बाद 7 साल बाद भी देखें तो समझ में आ जाए एंट्री क्यों की गई है। इसके लिए अपन नरेशन लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं। अभी मैं नरेशन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन नरेशन तो हर ट्रांजेक्शन में लिखा जाना जरूरी है। जब आप लिखेंगे एग्जाम में अपनी कॉपी में करें तो नरेशन लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं कि भाई एंट्री, एक एंट्री हो सकता है 2-3 तरह के ट्रांजेक्शन में हो जाए, लेकिन वो ट्रांजेक्शन अलग अलग है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? नरेशन से मालूम पड़ेगा। तो नरेशन बहुत जरूरी है, नरेशन बहुत जरूरी है। तो नरेशन की वजह इसलिए नरेशन में सारा विवरण दिया जाता है। लेकिन हाँ, आप और क्लियर करना चाहें तो ये दोनों एंट्री भी कर सकते हो। इसमें क्लियर हो रहा है कि गुड्स जल गए थे, फर्नीचर जल गया था, और फिर बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया। और मैंने ये चीज बताई थी आपको कि हम लोग क्वेश्चन बनाते समय ये एक साथ लिख देते हैं कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुए और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि गुड्स जल गए, इंश्योरेंस कंपनी आई और तुरंत क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता। गुड्स आज जले हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगी हफ्ते 10 दिन बाद, तब जाके होता है, और फिर जाके बाद में उसके और बाद में पेमेंट मिलता है। तो वो 3 स्टेप में होता है। लेकिन ठीक है, अभी छोटा करने के लिए, आपको समझाने के लिए हम एक साथ बता देते हैं, बाकी रियल में ऐसा नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था रियल लाइफ में ये सब चीजें 3 स्टेप में होती है। पहले गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं या फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ,
फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, कुछ दिन बाद फिर पैसा मिला। तो एसएल में 3 ही एंट्री होती है। तो मैंने ये भी कहा था कि हम बताने में तीनों एक साथ कर देते हैं, तो आप चाहो तो एक साथ एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये असल में अलग अलग होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जो तुम लोग पूछा क्वेश्चन? बताएं, और पूछिए क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है? 67 इसी शीट का 67। ओके, ये मैंने बताया था, फर्नीचर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ माने डेप्रिसिएशन लग के उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 0। बेच दिया अपन ने 2000 रुपए। अब वो कितने का था फर्नीचर छोड़ दो, उसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन आज की डेट में वो उसकी वैल्यू बुक्स में 0 है और हमने 2000 में बेच दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई? कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फर्नीचर बेचा है। किसी को नहीं ध्यान है क्या एंट्री होगी इसकी? कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फर्नीचर बेचा है। Cash account debit to miscellaneous expenses account. So मिसलेनियस cash account debit to miscellaneous. Miscellaneous account. इनकम, Cash account मिसलेनियस debit इनकम, income account. मिसलेनियस इनकम अकाउंट या सन्ड्री रिसीट्स अकाउंट, है ना? इसके ऊपर हमने कल या परसों जब भी काफी डिस्कशन किया था। वो सर कल आपको डिस्कशन किया था। कल तुम नहीं थे तो वो आपको एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। है, कल हमने काफी डिस्कशन किया था, इसका लॉजिक भी। सन्ड्री रिसीट्स, यहाँ पे सन्ड्री रिसीट्स भी लिख सकते हैं या मिसलेनियस इनकम भी लिख सकते हैं। मिसलेनियस इनकम, खुदरा आमदनियां, आम या सन्ड्री रिसीट्स। फुटकर सर स्क्रैप वैल्यू किसको लिखेंगे फिर? स्क्रैप वैल्यू बेटा मालूम नहीं, रिटर्न ऑफ, देख कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब ये हो गया कि स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है, 0 वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू भी कुछ भी नहीं है। अगर होता ना, अगर स्क्रैप वैल्यू होती तो कहते कि वो फर्नीचर हमारी बुक्स में, भाई स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू लिखते वो कि स्क्रैप वैल्यू बची है हमारी बुक्स में कि 2000 की वैल्यू बची है, 3000 की वैल्यू बची है। ऐसा तो कुछ कहा नहीं है उन्होंने, वो तो कह रहे कंप्लीटली रिटर्न, मतलब बुक्स में कुछ वैल्यू है ही नहीं, 0 वैल्यू है, तो हमने बेचा उसको। अगर स्क्रैप वैल्यू होता तो क्वेश्चन कहता उस बात को कि ये देखिए अकाउंट्स में स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, वो तो हम कहने को बोलते हैं, अकाउंट में स्क्रैप वैल्यू थोड़ी होती है। अगर मान ली 20,000 की फर्नीचर है, उसकी स्क्रैप वैल्यू 2000 है, तो उसकी वैल्यू 2000 रुपए बुक्स में रहेगी, खत्म बात। हमारे लिए तो 2000 रुपए बुक्स में है, इतना काफी है। लेकिन यहाँ तो लिखा नहीं कि बुक्स में कोई वैल्यू है, तो कह रहे कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ माने पूरी तरह से बंद कर दिया गया, उसमें है ही नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए जैसे 68 ट्रांजैक्शन जो है वो कह रहा है फर्नीचर 2500 का है, तो ये 2500 आप मान लो स्क्रैप वैल्यू हो सकती है। 68 ट्रांजैक्शन कह रहा है हमसे कि 2500 का फर्नीचर है, हमने 2000 में बेचा है, यहाँ पे मैं मान सकता हूँ। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2500 रुपए स्क्रैप वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फर्नीचर ऑफ कंप्लीट रिटर्न ऑफ, वो नहीं सॉरी, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे फर्नीचर 2500 का था, लेकिन जब खरीदा गया होगा तब 2500। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ आ गया ना, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब है वैल्यू 0। फर्नीचर असल में 2500 का था जब खरीदा था, तब आज की डेट में उसकी वैल्यू 0। यहाँ पे भी वही बात है, 69 में भी 2500 का खरीदा था, जब भी खरीदा होगा, जितने साल पहले भी खरीदा होगा, जितने महीने पहले भी खरीदा होगा, मालूम नहीं कब खरीदा। सर इसकी एंट्री कैश टू मिसलेनियस इनकम होगी? ये 67, 68, 69 तीनों में कैश टू मिसलेनियस इनकम होगी, तीनों में। 67 में 2000 से होगी, 68 में 2000 से होगी, 69 में 3000 से। ये मैंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है कि 2500 का फर्नीचर था, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पे कंप्लीटली रिटर्न ऑफ है, तो इसका मतलब यही हुआ कि उसकी बुक्स में हमारी वैल्यू 0 है। ये कंप्लीटली रिटर्न ऑफ का मतलब होता है। स्क्रैप वैल्यू भी है ही नहीं, 0 वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी 0 उसकी। सर स्क्रैप वैल्यू मींस मतलब अपशिष्ट, जो उसका मतलब कूड़ा कचरा बचा है, अपशिष्ट होता है। तो क्वेश्चन लिखना चाहिए ना कि अपशिष्ट है, उसको अपशिष्ट है, उसको लिखना चाहिए उसको। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 0 है, मतलब 0। So entry number 51. अब एक वर्कर है, उसका एक्सीडेंट हो गया, एक वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, मेट विद एन एक्सीडेंट, और उसको हमने 5000 रुपए का कॉम्पनसेशन चुकाया। तो वर्कर्स कॉम्पनसेशन को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दो। यस सर। वर्कर कॉम्पनसेशन को डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर दो। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं चीज।
सर बैड डेट से रिकवर नहीं होगा क्या? 57 वाली बैड डेट्स नहीं भाई साहब, बैड डेट्स किसको कहते हैं? जिसको हमने उधार में सामान दिया, जिससे हमें पैसा लेना है, वो डूब जाता है। तो वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो आप उसको मुआवजा दे रहे हो, मुआवजा दिया, कॉम्पनसेशन तो मुआवजा। ये हमने उधार सामान, वर्कर से हमें कोई पैसा लेना थोड़ी कि डूब गया पैसा हमारा। बैड डेट्स किसको कहते हैं? डूबत ऋण किसको कहते हैं? भाई हमें किसी से पैसा लेना है और वो डूब जाए, उसको कहते हैं डूबत ऋण। तो यहाँ तो डूबत ऋण का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो वर्कर है, कर्मचारी है हमारे यहाँ का, उसका एक्सीडेंट हुआ काम करते हुए, तो उसको हमने मुआवजा दिया है। तो वो हमारा ऋणी थोड़ी है, वो जो है हमारा वर्कर जो है ऋणी नहीं। सर 58 वाली। हाँ 58। अच्छा ठीक है, 58 मैं बता देता हूँ। ठीक है 58। हम्म 58 वाला ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। 58 के अंदर क्या बोला है? एक चेक रिसीट फ्रॉम डेटर, एक डेटर से हमें चेक मिला था 10,000 रुपए का, वो वापस हो गया और बैंक ने 100 रुपए ले लिया हमसे चार्जेस। जैसे मान लीजिए, हम आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको किसी पार्टी से चेक मिलता है, आपको चेक मिलता है और वो चेक आप बैंक में वापस हो जाता है, उस आपने जमा किया तो चेक रिटर्न हो गया, तो आपके खाते से भी पैसा कटेगा, सामने वाले के खाते से भी पैसा कटता है, दोनों का करता है। तो आपको जो चेक मिला है अगर वो रिटर्न हो जाता है तो आप क्या करते हो कि उस चेक का पैसा तो लोगे और कस्टमर से वो जो बैंक ने आपसे चार्जेस लिया वो भी लोगे, वो भी आप सामने वाले से वसूल करते हो, तो दोनों चीजें आप वसूलते हो, ऐसे चलता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो चेक मिला था डेटर से वो बैंक से रिटर्न हो गया, तो अब डेटर से मांगेंगे। तो अब इसको मैं एंट्री में दिखाना चाहूंगा, तो ऐसे आएगा ये। इसकी मैं एंट्री आपको बता देता हूँ, इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जब हमें डेटर से चेक मिला और हमें बैंक में जमा किया तो हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट डेटर, कितने से होगी? 10,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर 10,000। बैंक में हमने चेक जमा किया, अब ये चेक वापस आ गया, तो डेटर से जब पैसा मिला डेटर क्रेडिट किया, जब वापस हो गया तो डेटर फिर से डेबिट हो जाएगा, डेटर फिर से हमारा डेबिट हो जाएगा। और जो हमने अपना बैंक में बैलेंस बढ़ाया था 10,000 रुपए से, बैंक में 10,000 रुपए जो बढ़ाए थे वो मैं 10,000 रुपए बैंक में से घटा दूंगा। लेकिन अब क्या होगा, डेटर से मुझे 10,000 रुपए चेक वाले ही वापस नहीं लेने, चेक के तो वापस लेने ही है, लेकिन ये 100 रुपए बैंक ने काट भी लिए मेरे खाते से, तो बैंक ने काट लिए, मेरा बैंक बैलेंस जो है 10,100 रुपए से कम हो जाएगा। माय बैंक बैलेंस विल रिड्यूस बाय 10,100, मेरा बैंक बैलेंस 10,100 से कम होगा। ठीक है, ये मेरा बैंक बैलेंस जो है वो 10,100 रुपए से कम होगा, तो यहाँ पे मुझे 100 रुपए ये भी लिखना है। माय बैंक बैलेंस विल बी क्रेडिटेड बाय 10,100। और जो डेटर से मैं पैसे लूंगा वो भी मैं डेटर से कहूंगा भाई 10,000 रुपए पुराने और 100 रुपए अभी, तो डेटर से भी मुझे 10,100 रुपए लेने, डेटर से मुझे 10,100 रुपए लेने हैं और बैंक भी मेरा 10,100 रुपए से कम हो जाएगा 10,100 से, क्योंकि बैंक ने खर्चा ले लिया, चार्जेस ले लिए उस डेटर की वजह से। तो सीधी सी बात है, इसकी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,100 से। सर एक एंट्री होगी इसकी? एक ही एंट्री। चेक रिसीट वाज रिटर्न, अभी तो जब चेक मिला था हमें तो हमने तब एंट्री कर दी होगी ये वाली एंट्री, लेकिन अभी वो ये नहीं कह रहे कि चेक मिला, अभी तो कह रहे जो चेक मिला था वो रिटर्न हो गया, तो अभी तो हमें रिटर्न की एंट्री करनी है, हमें चेक मिलने की एंट्री नहीं करनी, अभी तो सिर्फ रिटर्न की एंट्री चाह रहे हैं। मिला पहले था, अभी तो रिटर्न हुआ है, ये मतलब इसका। ठीक है, यहाँ पर यस और बताएं, और किस ट्रांजैक्शन में डाउट है?
मुझे अभी सभी बच्चों के काम नहीं इसी मिल रहे हैं, वाले मैंने अभी पूरी जी। डिटेल से चेकिंग नहीं की है, लेकिन मुझे सब बच्चों के काम नहीं मिल रहे हैं, मुझे सबके काम आने चाहिए लग रहा है।